तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। हम लोग अपना करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू किए थे, उसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर चर्चा किया है। आप लोग जाओ बच्चों, देखो कि कितने महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने वहां पर डिस्कस किया। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, याद रखना हम जो वीडियो बनाते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उसमें जो छिपी जानकारियां हैं वो आप पूरी तरह से नहीं पाएंगे। ठीक है ना। आगे पीछे उल्टा सीधा करके देखेंगे तो पूरी तरह से पूरी जानकारी आप नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जो समझाते हैं। तो वो समझाने के दौरान ही वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि वहीं पर आपको लिख लेना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं बताते हैं कि लिखवाते नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज जो है उसको समझा देते हैं। तो जब आप वीडियो को प्रॉपर वे में देखेंगे तभी वो चीज आप लिख भी पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज लिखना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम कुछ चीजों को समझा देते हैं। तो आप लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है ना। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी या अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो के थ्रू अपना जो है एक बेहतरीन अवसर मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपको YouTube में पूरी तरह से बहुत कम ही वीडियो मिलेंगे अवेलेबल, जो पूरी डिटेल के साथ आपको एनालिसिस करके इस तरह से पढ़ाया होगा। कोई ऐसा बहुत कम ही मिलेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें। और एक बात और कि बच्चों, आप लोग इसे शेयर तो करें दूसरे लोगों को, और खुद सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो हम वीडियो अपडेट करेंगे उसको तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप वहीं उसी देख लेंगे। ठीक। तो आइए, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जो करंट में चल रहा है इस वक्त, भारत का नेपाल से विवाद चल रहा है। किससे? भारत का नेपाल से विवाद चल रहा है। आखिर क्या मुद्दा है, तो इस बारे में हम समझते हैं। भारत का नेपाल से क्या विवाद, तो ये आखिर बात क्या है, इस सारे बातों को हम समझते हैं। तो हुआ क्या कि जो नेपाल है वो तीन क्षेत्रों को दिमाग में रखे रहना। हम जो बोल रहे हैं वो चीज आपको कहीं कहीं पर नोट भी कर लेना है। तो तीन क्षेत्र हैं, उन तीन क्षेत्रों पे अपना अधिकार बता रहा है कि ये हमारे क्षेत्र में है। ठीक है ना। वो तीन क्षेत्र कौन है, पहले उन तीन क्षेत्रों के नाम जानते हैं जो सबसे ज्यादा विवाद में है। ये तीन क्षेत्र, तो पहला है आपका कि काला पानी। पहला आपका क्या है? काला पानी। काला पानी यह एक जगह का नाम है जो भारत में पड़ता है। ठीक है ना। दूसरा है आपका लिपू लेख। लिपू लेख, आप लोग लिपू लेख दर्रे का नाम सुने हैं ना, लिपू लेख दर्रा, तो ये वही का क्षेत्र है लिपू लेख। ठीक है ना। लिपू लेख दर्रा भी आप इसे बोल सकते हो, वही स्थान है ये। तीसरा जो आपका है लिम्पिया, लिम्पिया धुरा है। क्या नाम है? लिम्पिया धुरा इसे बोलते हैं। तो ये तीसरा क्षेत्र आपका लिम्पिया धुरा है। तो ये तीन क्षेत्र जो है ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो नेपाल से सटे हुए हैं। यानी कि भारत का नेपाल से जो सीमा है उसी सीमा के क्षेत्र पर ही, उसी सीमा पर ये तीनों क्षेत्र हैं। लेकिन यह जो क्षेत्र है ये भारत के हिस्से में है, ये तीनों क्षेत्र भारत के हिस्से में है। भारत अपना इस पर आधिपत्य भी जमाए, यहाँ पर बहुत सारे लोग निवास भी करते हैं भारत के लोग। तो इसी क्षेत्र पर नेपाल अपना कब्जा दावा कर रहा है कि यह क्षेत्र हमारा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो विवाद का मुद्दा क्या है कि ये तीनों क्षेत्रों को नेपाल क्या कर रहा है, अपना मान रहा है। क्या बोल रहा है? अपना मान रहा है। तो अपना मानने से, कह देने से नहीं हो जाता। वो क्या कर रहा है, एक अपना नया मानचित्र बनाया है। एक अपना नया मानचित्र क्या किया है, बनाया है। तो नया मानचित्र उसने क्या किया है, नया मानचित्र बनाया। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा होगा। अब उस नए मानचित्र में ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को अपने नए मानचित्र में शामिल कर लिया है। यानी कि जो नेपाल देश है वो अपने देश में इन तीनों क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखा रहा है।
यानी कि जो नया मानचित्र बनाया है, इस नए मानचित्र में इन तीनों क्षेत्रों को क्या किया है बच्चों, तीनों क्षेत्रों को अपने हिस्से में, अपने देश में दिखा रहा है, अपने देश में क्या किया है, शामिल कर लिया है, अपने देश में क्या कर लिया है, शामिल कर के दिखाया है। यानी कि जो मानचित्र है उस मानचित्र में क्या कर लिया है, अपने देश में शामिल करके इन तीनों क्षेत्र को दिखाया। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि विवाद का मुद्दा क्या है, कि यह जो 3 क्षेत्र है इसे नया मानचित्र जारी किया है और नए मानचित्र के हिसाब से वो अपने देश में इसको दिखाया है। भारत क्या करेगा बताओ, भारत तो इस पे बोलेगा कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में है और इसकी कड़ी आपत्ति या इसकी निंदा किया है, ठीक है ना। अब एक बात और है कि यह सारा विवाद जो है 2 चीजों से होकर देखा जा सकता है। एक तो ये है कि चीन का नेपाल के साथ बढ़ता संबंध, नेपाल के साथ क्या हो रहा है बच्चों, संबंध काफी बढ़ रहे हैं, नेपाल के साथ नजदीकी बढ़ना। अगर नेपाल का चीन के साथ नजदीकी बढ़ रहा है तो चीन जो है इस क्षेत्र को क्या करना चाहेगा, विवादित घोषित करवा देगा और लास्ट में ऐसा करेगा कि वो खुद ही उस पर कब्जा कर लेगा नेपाल के थ्रू, ठीक है ना। नेपाल पे इतना ज्यादा पैसा इतना ज्यादा उसको पैसा दे देगा या फिर उसको लीज पर ले लेगा, बाद में नेपाल चुका नहीं पाएगा तो फिर वो किसके कब्जे में आ जाएगा क्षेत्र, वो चीन के कब्जे में आ जाएगा। तो यानी पे यहाँ पे जो चीन की कूटनीति है, चीन अपना कूटनीति खेल रहा है। तो चीन जो है नेपाल के साथ अपना नजदीकी संबंध बना रहा है ताकि इस क्षेत्र पर भी कब्जा जमा ले। जैसे अभी हमने बताया कि तीन लोग हैं, 3 देश हैं, 3 देशों में कौन है, एक भारत देश है, दूसरा आपका नेपाल है और तीसरा आपका है चीन। तो चीन है। जैसे आपका डोकलाम विवाद हुआ था, अभी डोकलाम विवाद देखिए 2 साल पहले की जब बात है तो डोकलाम विवाद हुआ था, वहां पर भी 3 देश होते थे, एक था आपका भारत और एक था आपका भूटान और एक था आपका चीन। तो यहाँ पर एक भूटान का जो क्षेत्र था, भूटान के क्षेत्र पर वो कब्जा कर रहा था और डोकलाम वाला क्षेत्र पर भी वो चीन में वो सिक्किम के पास जो है उस पर कब्जा कर रहा था। तो भारत ने भूटान का भी साथ दिया और अपने क्षेत्र को भी वो सुरक्षित कर लिया। तो वो चाह रहा था कि डोकलाम विवाद को क्या कर ले, डोकलाम के हिस्से को अपना हिस्सा बना ले, चीन चाह रहा था। बाद में वो भूटान से ले लेता किसी भी करके जो भूटान का क्षेत्र है, तो भारत ने भूटान का भी साथ दिया। इस तरह से यह क्षेत्र क्लियर हो गया। अब उसी तरह का एक नया मुद्दा छेड़ा है, ये अभी 3 देशों के साथ, नेपाल के साथ उसने छेड़ दिया है। तो ये कहानी समझने की कोशिश करिए कि नेपाल के जरिए वो उस रास्ते को या उस जगह को अपने कभी ना कभी फ्यूचर में क्या करेगा, शामिल कर लेगा। जैसे तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो आगे इस तरह की बात करेगा। तो आप लोग ये तीनों के नाम लिख लेना जो इस तरह के विवाद हैं, 3 देश हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेपाल और चीन के बारे में। और तो जो ये नेपाल जो है अपना अधिकार इस पर जन्माया है नए मानचित्र के, ऐसे कैसे कर दिया है। तो देखिए नेपाल ने अपने संविधान में अपने जो उसका अपना क्या है संविधान है, तो उसका जो अपना संविधान है, तो अपने संविधान में क्या कर रहा है, अपने संविधान में नेपाल संशोधन कर रहा है, ठीक है ना, संशोधन कर रहा है। यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है। तो संशोधन क्या करेगा, संशोधन करने के बाद वो उसे किस अनुसूची में डाल दे रहा है, तीसरी अनुसूची में। दिमाग में रखे रहना, ये तीसरी अनुसूची में डालेगा, तीसरी अनुसूची में डालेगा। जो तीसरी अनुसूची है यही है कि उस नेपाल देश का जो किसी अन्य देश से उससे सीमावर्ती विवाद, तो तीसरी अनुसूची का मतलब क्या है समझ लीजिए, सीमावर्ती विवाद किससे संबंधित है तीसरी अनुसूची। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तीसरी अनुसूची सीमावर्ती विवाद से लेकर संबंधित है। और ये तीसरी अनुसूची जो सीमावर्ती विवाद है, कभी अनुच्छेद अगर पूछ लिया तो ये मुद्दा अनुच्छेद 9 क्लाज 2,
इससे संबंधित है। जो ये अभी हम नेपाल भारत का जो 3 क्षेत्र का विवाद है, ये तीसरी अनुसूची में डाल रहा है, यानी कि संविधान में संशोधन करेगा। संशोधन करने के बाद उसे तीसरी अनुसूची में डालेगा, और तीसरी अनुसूची सीमावर्ती विवाद से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 9 क्लाज 2 में यह बात कही गई है। तो ये चीजें भी आप लोग दिमाग में रखे रहना। देखिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें आपको यूट्यूब में सच मान लीजिए शायद नहीं पाओगे आप लोग यूट्यूब में भी। ठीक, तो ये बात हो गई कि वो अपने मानचित्र में जो संशोधन कर रहा है, मानचित्र में जो बदलाव कर रहा है, वो मानचित्र में बदलाव किसके जरिए कर रहा है? संविधान में संशोधन करके। और ये जो संशोधन है, ये इसका संशोधन की कहानी पे ही अभी हम थोड़ी सी देर में बात बताएंगे। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो तीनों क्षेत्र हैं, अभी हमने तीनों क्षेत्र की क्या बात की है? एक काला पानी। तो जो तीनों क्षेत्र है, एक काला पानी है, अभी हमने बताया, दूसरा आपका क्या है? लिपुलेख है, लिपुलेख। और तीसरा जो हमने बताया कि आपका लिम्पियाधुरा है। क्या है बच्चों? लिम्पियाधुरा। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्र के जरिए भारत क्या कर रहा है? सड़क बना रहा है। क्या बना रहा है? सड़क बना रहा है। यानी कि अपने सीमा से होते हुए ये सड़क बना रहा है। और सड़क किस लिए बना रहा है? ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। किस चीज के लिए? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, मानसरोवर यात्रा हेतु। तो इस यात्रा के लिए वो सड़क बना रहा है, ताकि चीन पर थोड़ी जो निर्भरता थी पूरी तरह से, ये जो यात्रा होती थी, चीन की निर्भरता इससे कम होगी। यानी कि भारत खुद ही अपने ऊपर ये खड़ा हो रहा है, स्टैंड ले रहा है, ताकि हम लोग ये सड़क के जरिए बहुत आसानी से, जो पहले 1-1 महीने, जो 2-2 महीने लग जाते थे यात्रा में, अब मात्र 1 सप्ताह में ही यहाँ की यात्रा की जा सकती है। इतना अच्छे से सड़क बनाया जा रहा है। तो 1 महीने की यात्रा कहाँ 1 सप्ताह में ही खत्म कर देगा, इतना आसानी से हो जा रहा है। तो याद रखना, इन्हीं तीनों रास्तों से होकर आगे होते हुए ये सड़क कहाँ पे जाके जोड़ रहा है? तो धारचूला से जोड़ रहा है। कहाँ से? धारचूला में जोड़ दे रहा है, धारचूला में। और धारचूला के जरिए आगे कहाँ पहुंचेगा? कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा। ये धारचूला किसका क्षेत्र है? ये आपका नेपाल का क्षेत्र है। तो ये नेपाल का क्षेत्र है, इसमें कोई बात नहीं, नेपाल से बातचीत हुआ है, क्योंकि ये यात्रा से संबंधित, तो नेपाल ने कोई दिक्कत इसमें नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर माना गया कि आपके क्षेत्र में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें जगह है जाने के लिए, तो उसी के सड़क में ऐसे मिलाकर बना दिया गया। तो ये बात याद रखना कि सड़क बनाई जा रही है किसके लिए? मानसरोवर यात्रा के लिए। अब अगर बात करें, ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये विवाद में ही है, इसीलिए नेपाल अपने मानचित्र में इसको दिखा रहा है। तो अगर मानचित्र में दिखा रहा है तो नेपाल का क्या कहना है? नेपाल का कहना है कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये तीनों क्षेत्र नेपाल के एक जिला है धारचूला। अभी हमने बताया नेपाल के जिला धारचूला में पड़ता है। धारचूला में क्या होता है? पड़ता है। यानी कि जो तीनों अभी हमने क्षेत्र बताए, कौन कौन सा क्षेत्र? अभी हमने आपको बताया लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। ये तीनों क्षेत्र को नेपाल कहता है कि ये हमारे धारचूला जिले में पड़ता है, इसीलिए ये हमारा है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नेपाल अपना ये दावा करता है। भारत क्या दावा करता है? भारत कहता है कि यह क्षेत्र हमारा उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। ये जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, तो यह हमारे क्षेत्र में आता है। तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि यह जो नेपाल है यह बोल रहा है कि धारचूला जिले में हमारे पड़ता है तीनों क्षेत्र, तो ये अपनी दावा कर रहा है, जबकि भारत उत्तराखंड के क्या कर रहा है? पिथौरागढ़ जिले में अपना दावा इसको करवा रहा है। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा जो हमने ये पूरी बात बताई है। तो एक बात और याद रखना कि जो नेपाल ये कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में पड़ता है, किस चीज को लेकर कह रहा है? उसके पास कोई तो दावा होगा। तो एक दावा है 1816 में एक संधि हुई थी। 1816 में क्या हुई थी? संधि हुई थी। इस संधि को बोलते हैं सुगौली की संधि। कौन सी संधि बोलते हैं बच्चों?
सुगौली संधि। इस सुगौली संधि के अनुसार ये बताया गया था कि ये तीनों क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, नेपाल के अंतर्गत आएंगे। तो ये बहुत पुराना, जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां थी, ये तब की बात को लेकर बात उठा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये इसी बात को लेकर अपने क्षेत्र में दावा करने की कोशिश कर रहा है। तो 1816 में संधि हुई थी, सुगौली की संधि, उसी के तहत ये अपने क्षेत्र के अधिकार में मानता है। तो यह बात क्लियर हो गई होगी। अब एक क्षेत्र और है जहां को लेकर विवाद हुआ है, तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र की, उसका नाम है सुस्ता क्षेत्र। क्या नाम है, लिख लीजिए आप लोग, सुस्ता क्षेत्र। तो जो ये सुस्ता क्षेत्र है, इसको भी लेकर विवाद हुआ है। इसको लेकर क्या विवाद हुआ, इसको लेकर ये विवाद हुआ है कि पहले ये समझ लीजिए कि सुस्ता क्षेत्र पड़ता कहाँ है। यह जो है आपका यूपी है और आपका बिहार है। तो यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, तो उसी बॉर्डर पे पड़ता है। और यह बॉर्डर जो है ये नेपाल का भी बॉर्डर है, यानी कि यूपी का भी बॉर्डर है, बिहार का भी बॉर्डर है और नेपाल का बॉर्डर है। तीनों के बॉर्डर एक साथ है, पड़ते हैं। तो ये यूपी बिहार का बॉर्डर पर ही पड़ता है सुस्ता क्षेत्र। इस सुस्ता क्षेत्र पर भी नेपाल अपना अधिकार बोल रहा है। नेपाल जो है कह रहा है कि हमारा अधिकार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किस तरह से दावा अपना पेश कर रहा है, तो इसको समझिए। पहले इतनी बात आप लोग लिख लेना। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, आप लोगों को लिखना है, क्योंकि अगर हम लिखवाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। तो आइए सुस्ता क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए सुस्ता क्षेत्र में क्या होता है, मान लीजिए हम एक मैप बनाते हैं। चलिए ये देखिए, ये है आपका मैप, किसका, ये आपका मैप है नेपाल का। ये किसका मैप है, ये आपका मैप नेपाल का है। और नेपाल के नीचे ये आपका जो नीचे का क्षेत्र है, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। और इधर का ये जो क्षेत्र है, ये है आपका बिहार। यहाँ से लग जा रहा है बिहार, यानी कि ये बिहार है। और ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, यूपी है। तो ये समझ लीजिए यूपी है, ये क्षेत्र बिहार है। तो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर, ये आप समझ लीजिए ये कौन सा है, यही बॉर्डर है। और यह बॉर्डर देखिए यूपी का है, बिहार का है और नेपाल का। यूपी वाला ये हो गया, बिहार वाला ये हो गया, नेपाल वाला ये। तो ये जो क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, सुस्ता क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसी क्षेत्र पर वो दावा कर रहा है। क्या कह रहा है, तो यहीं पर दावा करने का जो अधिकार है, किस बात को लेकर कर रहा है, तो यहीं पर एक नदी निकलती है इस तरह से। यहाँ से नदी आती है मानसरोवर से होते हुए कैलाश से, और ऐसे करके निकलती है। यानी कि इस नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी है, गंडक। गंडक नदी जो है, ये गंडक नदी क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। क्या, सीमा निर्धारण करती है। अगर ये गंडक नदी सीमा का निर्धारण करती है, किस चीज के, तो जो ये आपका नेपाल का है और भारत का है, नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण करती है। हुआ क्या था जरा समझिए। मान लीजिए ये आपका गंडक नदी है, गंडक नदी, ये आपका नदी कौन सी है, अभी लिख दिया हूँ गंडक। तो गंडक नदी के यह इधर वाला जो क्षेत्र पड़ता था, इधर वाला क्षेत्र, यह आपका सुस्ता क्षेत्र था। क्या था, सुस्ता क्षेत्र था। तो गंडक नदी ये बहती थी तो मतलब ये है किधर बहती थी, ये बाएं साइड में बहती थी। लेकिन बाद में गंडक नदी बहुत जल्दी ही अपना रास्ता बदलते हुई किधर पहुंच गई, इधर आ गई। यानी कि पहले तो बहती थी इस साइड में, लेकिन ये रास्ता अपनी बदल ली। क्यों रास्ता बदल दी, क्योंकि इतना ज्यादा बाढ़ आ जाता है, जो इधर क्षेत्र से पानी आता है, बहुत अधिक बाढ़ आता है। बाढ़ आने से ये रास्ता अपनी क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो रास्ता बदल ली, तो अब यह क्षेत्र किधर आ गया, इधर आ गया। तो यह क्षेत्र जैसे ही इधर आया तो यह नेपाल के हिस्से में आ गया। ऐसे जब यह रास्ता बदल ली तो यह क्षेत्र अब चला जाएगा नेपाल के हिस्से में। तो वो अपना आधार बता रहा है, कह रहा है कि जो ये नदी थी गंडक, इस गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, और उस रास्ते के बदलने के हिसाब से अब यह मेरे क्षेत्र में आ गया है, ठीक है ना। तो ये नियम है, ऐसी बात नहीं, ये नियम मानी जाती है कि यदि कोई नदी सीमावर्ती से जुड़ा हुआ, सीमा को निर्धारित करता है कोई नदी, तो यदि वो रास्ता बदल लेती है तो वो जिसके हिस्से में जाएगा वही माना जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगाई गई है कि वो नदी रास्ता
आकस्मिक ना बदले, बहुत धीरे धीरे रास्ता बदले, ऐसी ना हो कि बहुत जल्दी रास्ता बदल जाए। तो ये जो रास्ता बदल रहा है कि बहुत जल्दी रास्ता बदल दिया, बाढ़ आई तुरंत रास्ता बदल ली, अगले साल अलग रास्ता बदल ली, तो यह नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वैसे तो माना जाता है, लेकिन कब नहीं माना जाएगा, जब जल्दी ही रास्ता बदल ले, जल्दी ही क्या हो, रास्ता बदल ले। तो आप लोग लिख लेना कि नदी जब जल्दी रास्ता बदल लेती है तो सीमावर्ती विवाद जो है वो मान्य नहीं होता है। कब मान्य होता है, जब ये अपने प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे रास्ता बदले, तभी ये मान्य होगी। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो हमने ये बात बताया। अच्छा, एक बात और समझ लें, ये गंडक नदी भारत में बोलते हैं, इस गंडक नदी को आपको नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नेपाल में इसको नारायणी नदी बोलते हैं, नारायणी नदी नेपाल में बोलते हैं, इसको दिमाग में रखे रहना। और इसी गंडक नदी की, जो गंडक नदी है हम अपने भारत में बोलते हैं, तो इसी गंडक नदी के पास एक रिजर्व है। कौन सा रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। तो कभी शायद हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दिमाग में रखे रहना, इसको लिख लेना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसी तीस्ता क्षेत्र में ही पड़ता है, जो गंडक नदी के बगल में ही है, तो ये चीज आप लोग लिख लेना। और गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं। आई थिंक ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होगी जो हम सभी चीजों को समझाना चाह रहे हैं। अब एक चीज और समझिए कि हमने जो 3 क्षेत्रों को लेकर बताया था आपको, विवाद है नेपाल से भारत से, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है, तो उसको समझिए। अगर हम मैप बनाएं, देखिए हम आपको हर तरह से इसको समझा देना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई चीज रहे ना। चलिए, ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका क्या है, उत्तराखंड है बच्चों, उत्तराखंड है, ठीक है ना। और ये आपका ऐसे जो डॉट 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 पॉइंट बता रहे हैं, ये जो आपका डॉटेड डॉटेड पॉइंट है, ये आपका है नेपाल, ये आपका क्या है, नेपाल है। और यहाँ नीचे आपका है ये उत्तर प्रदेश है, इस तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि चलिए इस तरह से हम उत्तर प्रदेश का नक्शा ही पूरी तरह से बना दे रहे हैं। ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, और आगे इधर लग जाएगा बिहार, ये क्या हो जाएगा, बिहार। तो ये चीज समझ लेना, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा भी मुद्दा बताया हमने, यूपी बिहार और नेपाल का बॉर्डर, यहाँ पर हमने तीस्ता क्षेत्र का मुद्दा बताया, किसका, तीस्ता क्षेत्र का लेकर मुद्दा बताया। आई थिंक ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो हम बता रहे हैं, ये जो आपका नुकीली भाग निकला है कहाँ का, उत्तराखंड का है, इस क्षेत्र को बोलते हैं आपका काला पानी। क्या बोलेंगे इसको, काला पानी। काला पानी के जस्ट यहीं पे बगल में, इसी के जस्ट बगल में यह दर्रा है, कौन सा, लिपुलेख दर्रा। कौन सा है, देखिए बच्चों, लिपुलेख दर्रा है, ये हो गया। और यहाँ आगे जो क्षेत्र है ये है आपका लिम्पियाधुरा। क्या है, लिम्पियाधुरा, ये आपका लिम्पियाधुरा। तो भारत जो है इसी रास्ते से होते हुए, ऐसे होते हुए और यहाँ से होते हुए, ये आपका यहीं पर है आपका क्या, कैलाश मानसरोवर, ये है आपका कैलाश मानसरोवर। तो यहीं की सड़क बना रहा है, तो यहाँ पर आपका यह जो क्षेत्र पड़ता है, तो इस तरह से ये बना रहा है, ठीक है ना, रास्ता ये है। तो याद दिमाग में रखे रहना, हमें यहाँ कैलाश मानसरोवर पे जाना है, तो भारत इस तरह से ऐसे रास्ता बनाते हुए ऐसे जा रहा है कैलाश मानसरोवर पे। तो यहाँ पर जो रास्ता ले रहा है, ये रास्ता यहीं पे है आपका, कौन सा, जो अभी हमने बताया था कि नेपाल अपना दावा करता है, ठीक है ना। तो नेपाल के हिस्से से होते हुए ये जा रहा है। तो यही तीनों क्षेत्र विवादित में है। और ये किसके हिस्से में, देखिए उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है। तो पिथौरागढ़ जिले में ये तीनों क्षेत्र रहते हैं। इसी पर नेपाल अपना दावा कर रहा है कि यह हमारे क्षेत्र में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो ये नक्शा बना है, तो नक्शे को कुछ इस हिसाब से ऐसे बना लेना, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है तो नहीं, पर इतना चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज आप लोग अच्छे से शायद समझ गए होंगे, ठीक। तो ये है आपका विवाद, नक्शे के थ्रू अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये आपका विवाद है।
आप लोग भी इस तरह से मैप बना लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इस तरह से हम बताएं आपको, ये देखिए, तो हमने यह बताया, एक दूसरा यह बताया और तीसरा यह बताया, तीनों क्षेत्रों के हमने अभी नाम लिख दिए। यह बताया कि आपका नेपाल है, तो इधर नेपाल, इधर भारत और इधर आपका कौन है, चीन। तो ये तीन देशों से संबंधित है। तो ये मुद्दा क्या है, चीन चाहता है कि इस हिस्से को विवादित करके हम क्या कर लें, अपने में शामिल कर लें। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी जो हम ये बात बता रहे हैं आपको। तो आप लोग मैप बना लेना इस तरह से, तो मैप जब बना लेंगे आप लोग तो एकदम ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेपाल की, कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये नेपाल है, नेपाल से हमारा जो संबंध है, यानी कि भारत का जो संबंध है, वो बहुत घनिष्ठता संबंध है। भारत जो जो चीजें नेपाल को दे देगा बड़ी आसानी से, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का जो रास्ता है बहुत क्लियर रास्ता है। नेपाल को कोई चीज चाहिए तो भारत बहुत जल्दी उसे दे देगा, जबकि वो अगर चीन पर निर्भर रहेगा तो इतना पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है कि चीन उसको जल्दी से तो नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए नेपाल को जितनी भी जरूरत है वो भारत पूरी कर सकता है, ना कि चीन पूरी कर सकता है, ठीक है ना। तो नेपाल को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे समझ में आ जाएगा उसको। तो आगे बात क्या करते हैं कि जो आपकी नेपाल की बात करते हैं, हमने कहा नेपाल से हमारे अच्छे संबंध हैं, और संबंध में क्या है कि आपके सांस्कृतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है और आपका सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध किस तरह से है, सांस्कृतिक संबंध किस तरह से अगर हम बात करें तो देखिए, बुद्ध को आप जानते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में ही हुआ था। नेपाल के किस जगह पर, लुम्बिनी में हुआ था, आपको शायद पता है। तो बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ था, लेकिन बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। और ये कुशीनारा कहाँ है, ये आपका यूपी में पड़ता है। देखिए, संबंध तो नेपाल से और यूपी से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो ये चीज भी आप समझना कि हमारे सांस्कृतिक संबंध भी है, राजनीतिक संबंध इसलिए है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, जो हम इसको सुविधाएं देंगे वो कोई अन्य देश नहीं दे पाएगा, इसलिए राजनीतिक संबंध भी है। और मानवीय सामाजिक संबंध इसलिए है क्योंकि एक हिंदू देश है भारत, और नेपाल भी एक हिंदू देश है। जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य होंगे, पूजा होगी, वहीं वहां भी दिखाई देगा आपको। तो काफी घनिष्ठता है। तो ये नेपाल को भी समझना चाहिए और भारत को, कि इसमें किसी तीसरे देश को नहीं शामिल करना चाहिए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर नेपाल की और बात करें तो नेपाल के संविधान को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान को लेकर जब बात करेंगे तो नेपाल में संविधान बनता था, बिगड़ता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी संविधान में, यानी कि संविधान बन ही नहीं पाता था। पहली बार संविधान 20 सितंबर 2000 कब बनी, 2015 में यह संविधान बनी। आई थिंक ये सारी चीजें, देखिए जो हम सारी चीजें आपको लिखवा रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग क्या करें, लिख लिए। तो 20 सितंबर 2015 में पहली बार पूर्ण रूप से नेपाल का क्या बना, संविधान बना। अब नेपाल का ये संविधान तो बन गया, और नेपाल के संविधान में जो संशोधन हमने बोला कि नेपाल अपने संविधान में संशोधन कर रहा है, तो कौन सा संशोधन था ये दूसरा संशोधन किया है। कौन सा, जो विवाद को लेकर नक्शा बनाया है नेपाल ने भारत के लिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेपाल के संविधान में ये चौथा संशोधन है। तो नेपाल के संविधान में ये दूसरा संशोधन है जो अभी नक्शा बना के उसे पेश किया जा रहा है बिल। अभी हमने कहा कि नेपाल जो है अपने संविधान में क्या करेगा, संशोधन करेगा, और यह संशोधन होने के लिए संसद है वहां की, उस संसद में जो बहुमत आपकी मिलनी चाहिए, क्या बहुमत, वो बहुमत जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कितने से, 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 लोग उसे मान्यता दे दें, यानी कि वोटिंग कर दें, तभी ये आपका जो बिल लाया गया है यह बिल पास होगा। कौन सा बिल लाया गया था, अभी हमने बताया था कि जो मानचित्र का बिल लाया गया था, नक्शे को पास करने का बिल लाया गया, जो नया नक्शा बनाया गया था उस नए नक्शे को पास। तो जब यह 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, तो पास होने के बाद ये क्या होगा, जो वहां के सरकारी कार्य हैं उन सरकारी कार्यों में वो चीजें
अब लागू कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। तो भारत के कड़ा रुख अपनाने से इसको अभी जो विपक्ष की पार्टी है वो भी समर्थन में है कि ये बिल पास हो जाए। यानी कि जिस तरह से संसद में दो पार्टियां होती हैं, एक सत्ता पक्ष की होती है यानी कि जिसकी सरकार है वो वाली, और एक विपक्ष होती है यानी कि जो विपक्ष में बैठ रहा है। तो सत्ता पक्ष तो लाई है ये बिल, विपक्ष वाले भी इस बिल को पास करने की पूरी उम्मीद दिखा रहे हैं। लेकिन जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है तो ये लोग क्या कर लिए हैं, इसे पूरी तरह से अभी आगे पेंडिंग में डाल दिए हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया और थोड़ी सी जांच हो। तो ये अभी पेंडिंग में डाले हैं ताकि थोड़ी सी समय इसमें जांच के लिए हो कि सही से काम चले। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको जो संविधान से संबंधित था ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। थोड़ी सी और बात समझ लीजिए कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री, क्योंकि नेपाल का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो वो संविधान क्या कहता है, लोकतांत्रिक संविधान ये कहता है कि उस देश में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, ठीक है ना। नागरिक उस राष्ट्रपति उस देश का नागरिक को माना जाता है। तो वहां का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की भी बात आपको जानना चाहिए कि कौन है। अगर नेपाल की बात की है तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली हैं, लिख लीजिए आप लोग, केपी शर्मा ओली हैं। और अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं। क्या नाम है इनका, विद्या देवी भंडारी। याद रखना वी नहीं है यहाँ पे, बी है, बी फॉर बेबी या बॉल। ये विद्या नहीं है, ये नहीं होगा, विद्या नहीं होगा ये वाला, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो विद्या देवी भंडारी है यहाँ के राष्ट्रपति और केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आई थिंक ये सारी बातें जो हमने आपको बताई है नेपाल से संबंधित, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे पूरी तरह से। यह वीडियो आज के इसी मुद्दे पर था, तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबा ना बन जाए इसीलिए इसे हम यहीं पर आज समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन आप लोगों से उम्मीद ये करते हैं कि आप इसको पूरी तरह से देखना और इसके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे रहना। एक बात और है, जो हमने अभी काला पानी की बात बताया, थोड़ी सी लिख लीजिए। हमने काला पानी वाला जो बात बताया कि काला पानी जो 3 क्षेत्र है, इसी काला पानी के बगल से ही एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम लिख लेना, महाकाली नदी। कौन सी नदी है बच्चों लोग, महाकाली नदी है। तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि महाकाली नदी कहाँ से होकर गुजरती है। ये आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जो काला पानी का क्षेत्र है वहीं से होकर गुजरती है, यानी कि नेपाल से भी गुजरती है और भारत से भी गुजरती है। तो यह महाकाली नदी आप लोग दिमाग में रखे रहना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे वीडियो के साथ करंट अफेयर में। आप लोग देखते रहें और शेयर जरूर करें, आप लोगों से इतना मैं उम्मीद करता हूं। सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, तब फिर बाय बाय।